नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भारत का अभी तक का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया ताकि हम लोग चाइना को काउंटर कर सके। अब चाइना के ऐसे कौन से मिसएडवेंचर होने वाले हैं जिसको हम लोग काउंटर करना चाहते हैं, ये डैम हमारी कैसे मदद करेगा उसे समझना जरूरी है। पर उसे समझने के पहले ब्रह्मपुत्र नदी को समझो, क्योंकि पूरी जियो स्ट्रेटेजी ब्रह्मपुत्र नदी की ज्योग्राफी पर डिपेंडेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की ज्योग्राफी कैसे चलती है? बात कुछ ऐसी है कि ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिनेशन सेम यांगलुंग ग्लेशियर के ऊपर होता है, जो कि कैलाश नदी के ऊपर है। यहाँ पर आपको मानसरोवर लेक भी देखने को मिलता है। मानसरोवर लेक में से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और उसके बाद ये तिब्बत के अंदर बहती है। तिब्बत आज के समय पे चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड है। इसी कारण से यहाँ पर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यालुंग जेंगपो कहलाती है, या फिर जेंगपो भी कहा जाता है। ये तिब्बत के अंदर बहती है और उसके बाद में अचानक से टर्न लेती है भारत के अंदर ग्रेट कैनियन पे। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये यू टर्न होता है यहाँ पर। उसके बाद में अचानक से भारत में एंटर करती है नामचा वर्मा के यहाँ। और जब नामचा वर्मा के यहाँ पे एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वाले रीजन में से सियांग कहा जाता है। उसके बाद ये भारत में बहती है और भारत में इसी नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। 918 किलोमीटर ये भारत के अंदर बहती है। उसके बाद दुबरी से ये बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है। वहां पर इसी को जमुना कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत से एक और नदी मां गंगा यहां से आती है और गंगा बांग्लादेश के अंदर पद्मा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलती है तो बांग्लादेश के अंदर मेघना कहलाती है और यही मेघना जो है वो फिर समुद्र के अंदर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा एरिया अगर कहूं, सबसे लंबा एरिया कहूं तो वो तिब्बत के अंदर है, 1675 किलोमीटर। लगभग 75% तक ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के अंदर बहती है। मैं वाटर वाइज बात नहीं कर रहा, मैं वाटर शेड एरिया वाइज बात कर रहा हूं कि कितना बड़ा एरिया कवर किया हुआ। तो सबसे ज्यादा बड़ा एरिया कवर करती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के अंदर। उसके बाद फिर 918 किलोमीटर भारत के अंदर और उसके बाद फिर बांग्लादेश के अंदर 337 किलोमीटर। इसी कारण से जो कैचमेंट एरिया है वो भी सबसे ज्यादा एरिया वाइज तिब्बत के अंदर है, फिर भारत के अंदर है, फिर बांग्लादेश के अंदर है। हालांकि पानी की सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी ब्रह्मपुत्र के अंदर भारत में होती है। देखो ब्रह्मपुत्र के साथ में क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र के अंदर पानी का एकमात्र सोर्स तिब्बत के अंदर कुछ है तो वो ग्लेशियर है। छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी कम मिलती है। उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर एंटर करती है तो भारत के अंदर एंटर करने के बाद में इस रीजन के अंदर आपको हिमालय देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको मानसून आता हुआ दिखेगा। ये मानसून डायरेक्ट इसी हिमालय से टकराएगा और इस रीजन में बहुत तेज बारिश होगी और ये सारा बारिश का पानी जा लेके ब्रह्मपुत्र के अंदर मिल जाएगा, जिसके कारण से इस रीजन के अंदर इतनी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मिल मिलके सबसे ज्यादा पानी ब्रह्मपुत्र के अंदर भारत से ही आता है। अगर हम लोग बारिश के पानी की बात करें, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाइज कैचमेंट एरिया आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा। एरिया वाइज तिब्बत है पर वॉल्यूम वाइज भारत। 75% तक ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो पानी बहता है वो आता है भारत के ही कैचमेंट एरिया से, नॉर्थ ईस्ट के रीजन से। इसी कारण से फांसी घाट के बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 10 किलोमीटर इतनी बड़ी हो जाती है। यहां तक तो एक पतली सी स्ट्रीम के रूप में दिखाई देती है। अब होता क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो पानी बहता है उसके सोर्स को दो अलग अलग सीजन के अंदर बांटा जा सकता है। एक सीजन है रेनी सीजन। रेनी सीजन लगभग 9 महीने का होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इंक्लूडिंग प्री मानसून समय, क्योंकि बारदोली चेहरा वहां पर बहुत तेजी से आता है। इन 9 महीने के समय पे जो भारत के अंदर कैचमेंट एरियाज है, जो भारत की ट्रिब्यूटरीज है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पानी आता है। पर जब गर्मी का समय होता है, समर सीजन होता है, तो समर सीजन के अंदर इस रीजन के अंदर बारिश नहीं हो रही होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ी सी छोटी होती हुई दिखाई देती है। पर ब्रह्मपुत्र नदी सूखती नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी का मेन सोर्स गर्मी के समय पे ये ग्लेशियर होता है। क्योंकि गर्मी के समय पे ये ग्लेशियर पिघलता है और जब ये ग्लेशियर पिघलता है तो इस ग्लेशियर का पानी आता है ब्रह्मपुत्र नदी में और उसके बाद में ये नदी के अंदर बहने लगता है, जिसके कारण से गर्मी के समय पे आप समझ सकते हो कि पानी का मेन सोर्स तिब्बत है और बारिश के समय पे पानी का मेन सोर्स भारत खुद ही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि चाइना जो है वो उसके दिमाग में उलझुल चीजें जो है वो चलती रहती हैं। चाइना ने एक हिमालयन सुपर डैम का प्लान बनाया था, दैट इज मेडोंग प्लान, मेडोंग सुपर पावर प्रोजेक्ट, जो एक 60 गीगावाट तक की कैपेसिटी वाला सुपर डैम है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे यहां बनाया जा रहा है, जस्ट अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के पास में। अब इसके जरिए चाइना करेगा क्या? देखो, जब गर्मी का समय होता है समर सीजन, तो मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर
जो पानी का मेन सोर्स होता है वो होता है चेमयांगडुंग ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर पिघलता है और उसी का पानी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बहता है। चाइना क्या करेगा कि गर्मी के समय पे इस पानी को स्टोर कर लेगा। स्टोर करेगा तो हम लोगों के क्षेत्रों के अंदर, आसाम वगैरह के क्षेत्रों के अंदर सूखा पड़ने लगेगा। सूखा पड़ने लगेगा तो लोग परेशान होंगे। उसके बाद जब बारिश का समय होगा, जब ब्रह्मपुत्र नदी पहले ही उफान पे होती है, आसाम वगैरह के अंदर बाढ़ आ रही होती है, उस समय पे चाइना ने यहाँ पे पानी स्टोर किया हुआ होगा, तो चाइना इस पानी को छोड़ देगा। जब इस पानी को छोड़ेगा तो ये पानी और ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बहने लगेगा, जिसके कारण से भारत के अंदर बाढ़ आ जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर इस डैम का प्रयोग चाइना वॉर के समय पे एक वेपन के रूप में भारत के खिलाफ कर सकता है, या कोई भी स्ट्रेटेजिक चीज हो उसके अंदर वो भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस डैम का प्रयोग कर सकता था। मिस एडवेंचर चाइना जो है वो भारत के खिलाफ कर सकता था। अब भारत ने एक मास्टर प्लान बनाया है इस चीज को रोकने के लिए, उसे समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि इस क्लास के अंदर मेरे साथ में लाइव जुड़ो। अब समझते हैं कि भारत इस चीज की जवाबी कार्रवाई में क्या कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस ब्रह्मपुत्र नदी को ही सियांग कहा जाता है, और इसी सियांग नदी के ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारत एक डैम प्रपोज कर रहा है 11,000 मेगावाट तक का, जिसकी बफर कैपेसिटी होगी 9 बिलियन क्यूबिक मीटर की। इससे भारत करेगा क्या? जब चाइना यहां पर मेडोंग के ऊपर पानी बारिश के समय पे छोड़ेगा तो भारत यहां पर पानी को स्टोर करके रख लेगा, ताकि नीचे वाले क्षेत्रों के अंदर बाढ़ ना आए। और जब गर्मी का समय होगा, जिस समय पे चाइना पानी को स्टोर करेगा और भारत के अंदर ड्रॉट लाने की कोशिश करेगा, उस समय पे भारत अपने डैम के अंदर स्टोर पानी से हल्का हल्का पानी छोड़ छोड़ के आसाम, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पानी भेज सकेगा, जिसकी वजह से फ्लड और ड्रॉट हम लोग दोनों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे भारत के अंदर। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो भारत द्वारा प्रपोज किया गया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को बनाना अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू है, क्योंकि लगभग 9 बिलियन क्यूबिक मीटर तक का इसकी कैपेसिटी का बनाने का प्लान रखा गया है। भारत के अंदर अभी तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट से भी ये 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि एक मेगा प्रोजेक्ट भारत के द्वारा यहाँ पर प्रपोज किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं, चाइना इतना सब थोड़ी हमारे साथ में करेगा, डैम का इतना प्रयोग थोड़ी करेगा, पर सेफ्टी एक अपनी जगह होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना का इतिहास भी खराब रहा है ना, इस कारण से हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं। देखो हुआ कुछ ऐसा था कि चाइना और भारत के बीच में पानी का डाटा शेयर होता है, नदियों का डाटा, कितनी पानी की कैपेसिटी अभी है, किस नदी में कितना पानी बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी से खास रूप से ये डाटा शेयर होता है चाइना और भारत के बीच में। 2017 के अंदर जब भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, उस समय पे चाइना के द्वारा सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डाटा भारत के साथ में शेयर नहीं किया गया था। उस समय पे इसी तरीके का खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा था कि चाइना नदियों को एज अ वेपन के रूप में यूज कर सकता है, ताकि भविष्य के अंदर ऐसे खतरे हमको महसूस ना हो और हम लोगों के पास में पहले से एक बैकअप ऑप्शन तैयार हो। उसके लिए इस तरीके के डैम बनाना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताओ। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो एसआरसी 10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, अभी बहुत अच्छा समय है। अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, जहां पर 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको ऑप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एट योर आइकनिक सब्सक्रिप्शन। साथ में 10 किताबें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।